So welcome back viewers. Let us start with our new video, and in this video we are going to discuss all about the pathogenesis of the parasitic disease. तो अब तक हमने जो पढ़ा है अपने पहले वीडियोस में उनको हम एक बार देख लेते हैं सो दैट कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे हमने शुरू किया था, एक जनरल पैरास्टोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने आपको बताया था कि मेडिकल पैरास्टोलॉजी क्या होती है, जिसमें कि हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं जो ह्यूमंस को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। उन पैरासाइट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आपको याद रखना है, तो उसे मेडिकल पैरास्टोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो टैक्सोनॉमी किसी भी पैरासाइट को अगर हम डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो ये वाली चीज़ें होती हैं। किंगडम, किंगडम के नीचे फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, और क्लास के नीचे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पॉर्टेंट उसका क्लासिफिकेशन होता है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर आप लिखते हैं तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो हम लोगों ने अपनी 11th-12th में पढ़ रखा है कि किस तरीके से हम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको थोड़ा इटैलिक्स में कर देते हैं। जेनरा ई से लिखते हैं और स्पेशी का नाम को एच जो है दैट इज रिटन विद द स्मॉल लेटर। नाउ कमिंग टू द पैरासाइट, पैरासाइट की डेफिनेशन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है एंड इट ऑलवेज स्टेज आइदर इन, है ना, ये अंदर भी रह सकता है या फिर सरफेसिस पे भी रह सकता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जिस जिस दूसरी बॉडी के ऊपर ये रहता है उस बॉडी को होस्ट कहते हैं, और वो होस्ट इसको न्यूट्रिशन देती है और इसको स्पेस देती है, रहने के लिए जगह देती है, खाना देती है, और बदले में पैरासाइट उसको नुकसान पहुंचाता है, उसके अंदर डिजीज़ वगैरह कॉज कर देता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं। तो एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट नाम आपको याद रखना है। एक्टो वो जो कि होस्ट के सरफेसिस पे रहते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं, और इस तरीके का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। इन्फेस्टेशन यानी कि ये जो फ्लीज और जो टिक्स होते हैं ये ऊपर ऊपर रहते हैं, बॉडी के अंदर नहीं घुसते हैं। एंडोपैरासाइट जबकि जो पैरासाइट है वो अंदर घुस जाता है और इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई पैरासाइट के बारे में। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो ऑब्लिगेट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव हो सकते हैं, एक्सीडेंटल पैरासाइट होते हैं और एबरेंट होते हैं। ये आप मेरे लेक्चर्स में आगे पहले देख सकते हैं। उसके बाद जो होस्ट होता है, होस्ट मैंने आपको बता दिया है, जो पैरासाइट को जगह देता है रहने के लिए, उसको नरिशमेंट देता है और उसको शेल्टर देता है। होस्ट कितने टाइप का होता है? डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। डेफिनेटिव वो जहाँ पे कि पैरासाइट सेक्चुअली मल्टीप्लाई करता है, और इंटरमीडिएट वो जहाँ पे कि एसेक्चुअल मल्टीप्लिकेशन होता है। लाइफ साइकिल के लिए पैरासाइट की जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें डेफिनेटिव होस्ट भी आ सकता है और ये दोनों भी आ सकते हैं, और एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट भी आ सकता है। उसके बाद आपने जो थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी आपकी 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, और ये देखिए पैराटेनिक होस्ट, ये पैराटेनिक होस्ट होता है। एम्पलीफायर होस्ट होता है जहाँ पे कि पैरासाइट रहता है और मल्टीप्लाई भी करता है काफ़ी ज़्यादा, उसको हम एम्पलीफायर होस्ट बोलते हैं। पैराटेनिक होस्ट इज़ द होस्ट इन विच द पैरासाइट लिव्स बट इट कैन नॉट डेवलप फर्दर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कि कितने टाइप का होस्ट होता है, फिर होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस होती है, कमेंसलिज्म होती है, पैरासिटिज्म होती है, क्या होती है ये आप पुराने से उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बीमारी फैलती है, पैरासाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासाइट रह कहाँ रहा है, कहाँ पे रह रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, कहाँ मौजूद है,
वो सारी जगह होती है, उसे सोर्स या रिजर्वायर कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स में, वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरीके से, है ना, तो सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको, मैन में मिल सकता है, एनिमल के अंदर भरा पड़ा होता है, वेक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे होता है, ये जो है ये सोर्सेज हैं, ठीक है। कंटेमिनेटेड सॉइल है, और कुक्ड मीट के अंदर होता है, और उसके बाद सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में था कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन इधर से उधर फैलता है। तो ओरोफिकल रूट था, यानी कि आपने कुछ खा लिया है, उसके बाद आपने स्टूल पास किया, तो वो स्टूल फिर से किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर देगा, और फिर से वो इन्फेक्टेड चीज़ आपने खा ली। पेनिट्रेशन ऑफ स्किन, कि कोई चीज़ का लार्वा है वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करता हुआ चला गया, या मच्छर ने काटा और आपकी स्किन को पेनिट्रेट किया और उसके अंदर इन्फेक्शन डाल दिया। सेक्सुअल कांटेक्ट से चीज़ें जाती हैं, वेक्टर्स की बाइट से जाती हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि मदर से इन्फेक्शन बेबी में जा सकता है। ब्लड के थ्रू, ब्लड आपने चढ़ाया और ब्लड के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है तो इन्फेक्शन फैलता है। ऑटो इन्फेक्शन, यानी कि कई बार हम खुद ही अपना जो इन्फेक्शन है वो अपनी बॉडी में दोबारा से ले लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट, यानी कि दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी बात है, सिंपल वो होती है जिसमें सिर्फ एक होस्ट की ज़रूरत होती है, और कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ तब हो जाती है जब उसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं, दो दो होस्ट हों, तीन होस्ट हों, तो वो हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ये टेबल दिखाया था और बता दिया था कि इसमें आपको होस्ट के बेसिस पे कि डेफिनेटिव होस्ट कहाँ पे है मैन, और इंटरमीडिएट होस्ट कहाँ पे है मैन, उसकी आपको नाम याद रखने हैं। इन डिजीजेस दिस टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लर्न इट बाय हार्ट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द पैथोजेनेसिस ऑफ द पैरासिटिक डिजीज। पैथोजेनेसिस में आपको क्या पढ़ना है, द पैरासाइट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन्स इन वेरियस वेज। ठीक, तो पैथोजेनेसिस का मतलब है कि क्या चेंजेस अच्छे बुरे करता है पैरासाइट, और डिजीज़ है तो ऑब्वियसली आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं पैरासाइट्स, सो आइदर बाय द मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल मतलब कि आपकी बॉडी को किसी तरीके से इंजरी हो रही है। ठीक, एग्स, ट्रिमेटोड्स एग बीइंग लार्ज इन साइज इट कैन बी डिपॉजिटेड। तो जो ट्रिमेटोड्स के एग होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसके बाद इंटेस्टिनल म्यूकोसा के ऊपर, ठीक है, शिस्टोसोमा है, ब्लैडर के अंदर हो जाते हैं। ब्लैडर के अंदर शिस्टोसोमा हीमेटोबियम इकट्ठा हो जाता है। लंग्स के अंदर कौन सा होता है, पैरागोनिमस। लिवर के अंदर जो एग्स होते हैं वो फेसियोला हिपैटिका के हो जाते हैं, और इनकी वजह से मैकेनिकल इरिटेशन होता है। ठीक है, जब ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इरिटेट करते हैं। लार्वी की वजह से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, माइग्रेशन ऑफ द सेवरल हेलमिंथिक लार्वी। बहुत सारे हेलमिंथ्स होते हैं, उनके छोटे छोटे लार्वा जो हैं, कई बार जब वो एक जगह से दूसरी जगह टहलते हैं बॉडी के अंदर तो भी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे कि लंग्स के अंदर दे प्रोड्यूस ट्रॉमेटिक डैमेज ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, अब उसमें भी वो अंदर से घुस घुस के निकलेंगे तो आसपास के एरिया को चोट पहुंचाते हुए निकलते हैं, जिससे कि न्यूमोनाइटिस हो जाता है। उसके बाद ये तो हो गया लार्वा की बात, वो हो गया एग्स की बात। और जो खुद एडल्ट वर्म्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हुक वर्म है, स्ट्रोंगिलॉइड्स है, एस्कैरिस, टीनिया, ये बड़े बड़े वर्म्स हैं। दे गेट एडहेयर, ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं टू द इंटेस्टिनल वॉल, जो आपकी इंटेस्टीन होती है उसकी वॉल से जाके चिपक जाते हैं, एंड दे कॉज द मैकेनिकल ट्रॉमा। ठीक, तो ये चीज हो गई। दूसरा कैसे नुकसान पहुंचाते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स। तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स होते हैं, certain parasite they produce characteristic cystic lesion that may compress the surrounding tissue or the organs, example the hydrated cyst and neurocysticercosis। तो कई बार क्या होता है, ये बड़ी बड़ी सिस्ट बना लेते हैं, एक गांठ सी बना लेते हैं
आपके जिस भी ऑर्गन के अंदर ये होते हैं, जैसे कि हाइड्रेटेड सिस्ट आपको लिवर में, ब्रेन में, बहुत जगह ये सिस्ट एक मोटा सा हिस्सा बन जाता है इनका। और ये जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ब्रेन के अंदर जो बन जाती है सिस्ट, तो जब ये आपके किसी भी हिस्से में जब ये बन जाएगी, बड़ा सा हिस्सा बन जाता है, तो दूसरी जगह क्या होता है, प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालने से सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जगह पे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट दे इंड्यूस द सेलुलर प्रोलिफरेशन, है ना, एंड इन्फिल्ट्रेट एट द साइट ऑफ द, जैसे कि ई हिस्टोलिटिका है, ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन करा देता है लार्ज इंटेस्टीन के अंदर। तो जो साइन एंड सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के होते हैं और वही आपको मिलते हैं, तो अमीबिक ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन हो जाती है इन द इंटेस्टीन। एडल्ट वर्म जैसे वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो एडल्ट वर्म होता है, कई बार ये क्या करता है, ये मैकेनिकल ब्लॉक करा देता है लिम्फेटिक्स का, और वहाँ पे धीमे धीमे इन्फ्लेमेशन होती रहती है। ट्रिमेटोड्स के जो एग्स होते हैं, ये भी कई बार इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कराते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो कहीं कहीं पे ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन दिखाई पड़ती है सराउंडिंग द एरिया ऑफ द एग डिपोजिशन। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो गए आपके। एंजाइम प्रोडक्शन एंड लाइटिक निक्रोसिस, कुछ जगह पे क्या होता है कि एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो एंजाइम्स की फॉर्मेशन की वजह से, जैसे कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है ऑफ मैन, ठीक, प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, ट्रिपेंजोमा, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्लाज्मोडियम, लीशमैनिया, ट्रिपेंजोमा, ये सब क्या करते हैं, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है हार्म पहुंचाते हैं ऑफ द होस्ट सेल, तो उस सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, इट प्रोड्यूसेस वेरियस एंजाइम्स, ठीक, जैसे कि सिस्टीन प्रोटीनेज बनाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बनाता है, और अमीबिक पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स बनाता है, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया होता है, ये इंटेस्टाइन में ज़्यादा अटैक करता है, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है टारगेट टिश्यू का, या जिस भी टिश्यू में ये मौजूद होगा, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, और वो एंजाइम्स सेल्स की लाइसिस करा देंगे, यानी कि उसको ख़त्म कर देंगे। और क्या बनाते हैं ये लोग, जो पैरासाइट्स होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ द पैरासाइट दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, है ना, तो जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, और इन कंट्रास्ट टू द बैक्टीरियल टॉक्सिन, पैरासिटिक टॉक्सिन्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस भी दिखाई पड़ते हैं कई बार, जो मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी यानी कि जो पैरासाइट्स हैं, जब ये मेटाबॉलिक और इनके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एलर्जिक होते हैं, और उसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स आपको पेशेंट कंप्लेन करता है। जैसे कि डर्मेटाइटिस हो गया स्किन में, जब शिस्टोसोम्स कॉजिंग दी सर्केरियल डर्मेटाइटिस, कई बार हाइड्रेटेड सिस्ट अगर रप्चर हो जाती है तो भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। ओकल्ट फाइलेरियासिस जो होती है वो हो जाती है। कई बार पैरासाइट्स की वजह से क्या हो सकता है, नियोप्लेजिया हो सकता है, जैसे कि आप ये शिस्टोसोमा हिमेटोबियम कई बार ब्लैडर कार्सिनोमा में इन्वॉल्व होता है। क्लोनॉर्किस एंड ओपिस्थॉर्किस दे कॉज कोलेंजियो, यानी कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कार्सिनोमा, ये दोनों कर सकते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीन इन सम हेलमिंथिक डिजीज, कुछ में क्या होता है कि वहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखता है इस इन्फेक्शन होने के बाद में। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि क्या क्या चीज़ें, डिजीज़ किस तरीके से ये जो पैरासाइट्स हैं ये आपकी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक। तो इसमें आपने देखा मैकेनिकल ट्रॉमा करते हैं, जो कि एग की वजह से हो सकता है कुछ के, और कुछ के किसकी वजह से हो सकता है, लार्वी की वजह से, और कुछ की बड़े वर्म्स जो होते हैं उनकी वजह से। दूसरा, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन सिस्ट वगैरह बना देता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कॉज करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से
टारगेट टिश्यू पे असर आता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कि टॉक्सिन मगर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। एलर्जिक जो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, स्किन में डर्मेटाइटिस, इस टाइप के रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ तक कार्सिनोजेनिक होते हैं, नियोप्लेसिया भी कर सकता है पैरासाइट अगर है तो। उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, हीमेटोबियम, क्लोनोर्किस, ओपिस्थोर्किस। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो अब आप आते हैं इम्यूनोलॉजी ऑफ द पैरासिटिक डिजीज। इम्यूनोलॉजी का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो उसमें किस तरीके से कंट्रोल करेगी कि अब ये बॉडी के अंदर पैरासाइट तो आ गया, अब इस पैरासाइट को कंट्रोल करना है बॉडी को, वरना तो थोड़े दिन बाद ये इतने पैरासाइट अंदर आ जाएंगे कि आपको आपकी जो भी नुकसान पहुंचेगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। बट हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती। जब भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। तो वो कैसी है फॉर द पैरासाइट्स के लिए कैसी होती है। नाउ कमिंग टू द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? होस्ट फैक्टर पे और पैरासिटिक फैक्टर पे। होस्ट फैक्टर्स, इम्यून स्टेटस कैसा है ना, खाते पीते अच्छा होंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्दी होंगे तो अच्छी होगी, यंग होंगे तो अच्छी होगी। जो सबके अंदर है वही है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सब चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, फाइटिंग पावर अच्छी है। पैरासिटिक फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें बताओगे कि कितना साइज है, किस रूट से एंटर हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन कितना है, पैरासिटिक लोड कितना है, वेरियस इम्यून इवेजन मैकेनिज्म्स। ठीक है, बहुत सारे इम्यून मैकेनिज्म्स होते हैं पैरासाइट के कि पैरासाइट बच के निकल जाता है इम्यूनिटी से, तो वो कितने उसके अंदर तरीके मौजूद हैं इम्यूनिटी से हमारी बॉडी से बचने के लिए। तो जितना इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम इन्फेक्शन को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी किस तरह काम करेगी। So broadly the host immunity against the parasitic disease it may be of two types। तो दो ही टाइप की होती है, हमें पता है। एक तो होती है innate immunity, है ना, दूसरी होती है acquired immunity। और अनवांटेड और हार्मफुल इम्यून रेस्पॉन्सेज भी कई बार हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट कर जाती है और इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी बनती है कि वो हमारे लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। नाउ द प्रोटेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, तो दोनों ही इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है दे प्ले अ रोल। ठीक है, उन दोनों ही प्ले करेंगे। सम ऑफ द पैरासिटिक इन्फेक्शंस मे बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली, कई बार पूरी तरह से हम इस लायक होते हैं कि इनको बॉडी में से निकाल सकें, पर कुछ केस में इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उतनी अच्छी तरह काम नहीं करता है। Immunity lasts till the original infection remains active and prevents the further infection. This is called infection immunity। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्शन इम्यूनिटी बोलते हैं। प्रेम्यूनेशन, ठीक है, प्रेम्यूनेशन। उसके बाद में कॉन्कमिटेंट इम्यूनिटी या फिर इनकम्प्लीट इम्यूनिटी, ये सब नाम दिए गए हैं कि जो इम्यूनिटी है वो ओरिजिनल इन्फेक्शन तक रहती है और प्रिवेंट करती है कि और इन्फेक्शन ना हो। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन मलेरिया, शिस्टोसोमाइसिस, ट्रिचिनेलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड शागास डिजीज। उनके अंदर इस तरीके की है कि जब तक इन्फेक्शन रहेगा आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहेगी। नाउ कमिंग टू द इनेट इम्यूनिटी का क्या रोल है? इट इज़ द रेजिस्टेंस, जो कि बाई बर्थ ही होता है और कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी आएगा, कुछ स्पेसिफिक नहीं होती है इम्यूनिटी। तो अगर एज बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ द एज जो है वो हमें पता है उस समय इम्यूनिटी जो है थोड़ी वीक होती है, तो उस समय जो एज है, अगर छोटा बच्चा है या बड़े लोग हैं तो ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। जैसे कि जियार्डियासिस है, एंट्रोबियासिस है, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। वाइल सर्टेन इन्फेक्शंस जैसे कि एडल्ट्स के अंदर कौन से दिखते हैं? हुकवर्म इन्फेक्शंस, कंजेनाइटल इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंदियाई, वेयर एज न्यूबॉर्न्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फैल्सीपेरम मलेरिया। क्यों फैल्सीपेरम मलेरिया क्यों नहीं होता है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है।
तो इस तरीके से एज का फ़र्क पड़ता है, किसी एज ग्रुप में कोई डिजीज़ ज़्यादा देखी गई है, किसी एज ग्रुप में कोई चीज़ ज़्यादा देखी गई है। और क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे सेक्स। तो जो कुछ डिजीज़ेज़ हैं जैसे अमीबियासिस है, ये फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। एंड दे आर मोर वल्नरेबल टू डेवलप अनीमिया ड्यू टू हुकवर्म इन्फेक्शन। अगर हुकवर्म इन्फेक्शन है तो फीमेल्स में ज़्यादा अनीमिया देखने को मिलता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस बोथ ह्यूमरल और सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी लो हो जाती है। प्रोटीन वगैरह अगर आपकी डाइट में अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर असर आता है। न्यूट्रोफिल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं माल न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना पड़ता है पेशेंट का। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ डीएनए, कुछ हमारी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं वो अगर डिफरेंट होते हैं, जैसे पीपल विद हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल डिजीज़ और फीटल हीमोग्लोबिन, थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन, अगर ये हीमोग्लोबिन जो है ये सुटेबल नहीं होता है फेल्सीपेरम मलेरिया के लिए, तो फेल्सीपेरम इन लोगों में नहीं देखा जाता है। वेयर एज डफी ब्लड ग्रुप निगेटिव रेड ब्लड सेल्स दे आर रेजिस्टेंस टू वाइवेक्स मलेरिया, ठीक है। तो कुछ में आपको देखेंगे कि वाइवेक्स नहीं होता है, और ये जो चीज़ें होती हैं दे आर ऑलवेज आज इन द वाइवा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको लर्न करके रखनी पड़ेंगी कि किस चीज़ पे इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। और ये थोड़ा सा जब आप क्लिनिकल केस डील कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना होता है कि अगर एज ग्रुप क्या है, किस एज ग्रुप में कौन सी ज़्यादा मिलेगी, सेक्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी, एनाटॉमिक बैरियर। तो जो स्किन है उससे भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट बैरियर होती है, और ये शिस्टोसोम्स, हुकवार्म, स्ट्रॉन्गिलॉइड्स, ये इसी के थ्रू घुसते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं, जैसे कि पीएच है, टेम्परेचर है, ये अगर आपका नॉर्मल रहेगा तो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक लाइसोजाइम्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्रिवेंट करती हैं। अगर ये नॉर्मल हैं तो दे विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन। गैस्ट्रिक एसिडिटी जो होती है ये जियार्डिया को और ड्रैकनकुलस को नहीं इन्फेक्ट, क्योंकि अगर आपका पीएच जो है या कोई भी चीज़ अगर सूटेबल होनी चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर पैरासाइट, अगर वो पैरासाइट जो है वो नॉर्मल हमारे पीएच पे काम नहीं करता है तो फिर वो ग्रो नहीं कर सकता उस एरिया में। फैगोसाइटोसिस है ना, तो जो फैगोसाइट्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल एंड मैक्रोफेजेस, ये जो होते हैं ये शुरू में ही दे ट्राई टू किल द एंड क्लियर द पैरासिटिक इन्फेक्शन। कॉम्प्लीमेंट भी रोल प्ले करता है, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर किलिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। ये क्या करते हैं, दे बाय फॉर्मिंग द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लीमेंट का भी रोल होता है, ये किल कर देते हैं एक्स्ट्रा जो सेल के बाहर पैरासाइट्स होते हैं उनको। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे क्या होता है, दे फॉर्म द होल्स इन द पैरासिटिक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स जो होती हैं आपके पैरासाइट्स की उनके अंदर होल्स बना देते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स का रोल क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट मीडिएटर हैं और ये भी किल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फैगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट, नेचुरल किलर सेल और आपका फिजियोलॉजिक बैरियर, स्किन, ये सब जो नॉर्मली हम और जगह पे देखते हैं उसी तरह से ये इसको हेल्प करते हैं। दूसरी चीज़ आपकी एक्वायर्ड, यानी कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होती है वो किस तरीके से हेल्प करती है और कंट्रोल करती है पैरासाइट्स को। तो दिस इज़ द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल। जबकि आपको उस एजेंट है जब वो अंदर चला जाता है उसके बाद आपकी बॉडी अपने टी सेल, बी सेल को एक्टिवेट करती है। ये आपने सब इम्यूनिटी चैप्टर जो हैं उसमें पढ़ा होगा। बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं, और टी जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब एक पैरासाइट एंटर करता है, पैरासिटिक एंटीजन्स आर प्रोसेस्ड। तो जो एंटीजन होते हैं
पैरासाइट के ऊपर जो एंटीजन बने होते हैं उनको चेंज करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट करते हैं इन एंटीजेनिक पेप्टाइड्स को, और ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड्स जो इसके ऊपर पैरासाइट के ऊपर मौजूद होती हैं उसके अंदर चेंजेस करके उसको टी हेल्पर सेल्स को देके आते हैं। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो इंटरल्यूकिन 1 भी सीक्रेट करते हैं, जो कि एक्टिवेट द रेस्टिंग टी हेल्पर सेल। वो क्या करते हैं कि ये इंटरल्यूकिन 1 जब इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को एपीसीज को पता चल जाता है कि कोई पैरासाइट आया है तो वो और अपने हेल्पर्स बुलाने की कोशिश करते हैं और टी हेल्पर सेल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू TH1 एंड TH2 सेल्स। तो ये जो होते हैं ये TH1 बन जाते हैं और TH2 सेल्स बन जाते हैं। अब जो टी हेल्पर 1 है वो क्या करेंगे, वो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करेंगे और इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो 1 है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करेगा और इंटरफेरॉन गामा करेगा। इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 जो है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और नेचुरल किलर सेल्स को फिर एक्टिवेट करेगा। तो क्या कर रहे हैं, एक सेल दूसरे सेल को बुला रहा है, दूसरा सेल फिर तीसरे सेल को बुला रहा है। इस तरीके से चारों तरफ नंबर ऑफ सेल्स की जो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है, बॉडी में सोल्जर्स बढ़ते जा रहे हैं और वो पैरासाइट को किल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच आर साइटोटॉक्सिक टू द, अब ये जो होते हैं ये इन पैरासाइट्स को किल कर देते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल और नेचुरल किलर सेल। दे प्रोड्यूस परफोरिन और ग्रेनाजाइम बनाते हैं, दैट फॉर्म द पोर्स एंड लाइज उसके अंदर छेद बना देते हैं पैरासाइट के अंदर, उनके अंदर से परफोरिन्स और ग्रेनाजाइम निकलते हैं और ये क्या करते हैं, ये छेद बना देते हैं और सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब इंटरफेरॉन गामा भी निकलता है, ठीक है। टी हेल्पर सेल जो दूसरी चीज़ रिलीज करता है वो इंटरफेरॉन गामा, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजेस को। देखिए इंटरल्यूकिन 2 ने साइटोटॉक्सिक टी सेल बुलाए, नेचुरल किलर सेल बुलाए। अब इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा, ये रेस्टिंग जो मैक्रोफेजेस पड़े हुए थे उन्हें कोई मतलब नहीं था, उनको जगाता है कि भाई आ जाओ पैरासाइट आ गया है। विच इन टर्न दे बिकम मोर फैगोसिटिक एंड रिलीज द फ्री रेडिकल। तो ये अपने अंदर से फिर फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं और क्या होता है कि दे जैसे कि ROI है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सब क्या है, ये फ्री रेडिकल्स होते हैं और ये फिर ये इसके ऊपर छोड़ देता है, पैरासाइट्स के ऊपर रिलीज करते हैं और पैरासाइट को मार देते हैं। नाउ कमिंग टू द टी हेल्पर सेल्स 2। अब जो ये तो हो गया 1 की बात, और जो टी हेल्पर सेल 2 हैं ये क्या करेंगे, ये इंटरल्यूकिन 4, 5 और 6 रिलीज करेंगे, ठीक, एंड इंटरल्यूकिन 10 रिलीज करेंगे। तो ये आप एक टेबल बना के उसमें लिख सकते हैं कि इंटरल्यूकिन 4, 5, 6 और ये रिलीज करते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इन द एक्टिवेशन ऑफ द बी सेल। अब ये मैक्रोफेजेस को वो नहीं कर रहे हैं, बुला नहीं रहे हैं। अब ये जो बी सेल्स हैं उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो है अब एंटीबॉडीज बनाओ। तो कोई टी सेल को बुला रहा है, कोई साइटोटॉक्सिक टी सेल को, टी हेल्पर 1 जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल को बुला रहा है, मैक्रोफेजेस को बुला रहा है, और टी हेल्पर सेल्स 2 जो है वो रिलीज करके बी सेल्स को बुला रहा है ताकि उस पैरासाइट को किल किया जा सके, ठीक। सो टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। और आपको पता है कि जो बी सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज करते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स 2 जो यहाँ पे आए हैं ये इंटरल्यूकिन 4, 5, 6, 10 बनाएंगे और ये जाके क्या करेगी, ये कहेगी बी सेल्स जो सोए पड़े हैं उनको एक्टिवेट करेंगे कि भाई पैरासाइट आ गया है, नाउ यू मेक द एंटीबॉडीज, इट इज द टाइम टू फाइट विद दैम। सो दिस ऑल right, so this all is about the T helper cells 2. IL-5 that is interleukin 5 also act as the chemo attractant for eosinophil.
इसमें से ये जो IL-5 है ये ईस्नोफिल को भी बुलाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं उनको बुला रहे हैं। ईस्नोफिलिया इज कॉमन फाइंडिंग इन वेरियस हेलमिंथिक। इसी वजह से जब पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है और आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका ईस्नोफिल काउंट बढ़ा हुआ नज़र आता है। अब ये हो गया ह्यूमरल। ह्यूमरल मतलब कि आपका जो टी हेल्पर सेल 2 थे जिन्होंने बी सेल बुलाया था, उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाई विच इन टर्न है वेरियस रोल्स। अब एंटीबॉडीज जो है ये मारेंगी कैसे, तो कई बार क्या होता है, दे कॉज द न्यूट्रलाइजेशन। जो पैरासिटिक टॉक्सिन्स निकल रही होती है उसको ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो जब टॉक्सिन क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज से ब्लॉक हो जाएगी, तो वो अपना असर हमारी बॉडी के सेल्स पे नहीं कर पाएगी। प्रिवेंटिंग द अटैचमेंट टू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट म्यूकोसा। और या फिर क्या होता है कि ये जो GIT की जो म्यूकोसा होती है उस जगह पे इसको जो टॉक्सिन्स वगैरह होती हैं उसको बाइंड नहीं होने देते। ठीक, अब जब वो बाइंड ही नहीं होंगे तो नुकसान कैसे पहुंचाएंगे। दूसरी चीज़, एग्लूटिनेटिंग द पैरासिटिक एंटीजेंस। तो जो पैरासाइट्स के जो एंटीजेंस हैं, जो दस प्रिवेंटिंग द इन्वेजन। तो जो एंटीजेंस होते हैं वो उनसे जाके ये एंटीबॉडीज़ उनको ब्लॉक कर देती हैं और फिर फर्दर एक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब जो हमारी बॉडी का जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, बाइंड टू द FC पोर्शन। तो जो एंटीबॉडीज हैं IgM और IgG जो बनेगी वो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है उसको एक्टिवेट कर देंगी। दे बाइंड टू द FC पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी कोटेड टू द पैरासिटिक सेल। तो पैरासिटिक सेल के ऊपर एंटीबॉडीज जाके लग जाती हैं और उस एंटीबॉडीज़ में एक FC पोर्शन होता है, ये हमने पढ़ा है, और वो FC पोर्शन पे जाके कॉम्प्लीमेंट अटैच हो जाता है। और इस कॉम्प्लीमेंट के अटैच होने से जो पैरासाइट है उसकी मेम्ब्रेन खराब हो जाती है और उसके बाद उस सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर किलिंग द हेलमिंथ। तो अब एंटीबॉडी तो आपकी बॉडी में हमने देखा पीछे के प्रोसीजर से किस तरीके से बी सेल को बुलाया गया और बी सेल ने बनाई एंटीबॉडीज़। अब इन एंटीबॉडीज़ ने क्या किया कि बहुत तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एग्लूटिनेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट को बुला रहे हैं। अब ये जो है हेलमिंथ्स को भी किल कर देते हैं। इसको बोलते हैं ADCC। ये पूछा जाता है वाइवा में। एनकेज बाइंड टू द FC पोर्शन ऑफ द IgG एंटीबॉडी। तो ये IgG एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन होता है उससे जाके ये बाइंड हो जाता है नेचुरल किलर सेल, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ दीज नेचुरल किलर सेल्स लीड्स टू द रिलीज ऑफ परफोरिन एंड ग्रेनसाइन। तो फिर जैसे ही ये इससे अटैच होगा एंटीबॉडी के FC पोर्शन से, ये नेचुरल किलर सेल्स जाके अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं, इनसे अब परफोरिन और ग्रेनजाइम निकलते हैं एंड दैट इन टर्न कॉज अगेन, फिर ये भी इस मेम्ब्रेन डैमेज और सेल लाइसिस कर देते हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल से तीसरी हमारा जो हमारी जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं और पूरी एक फौज तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई आपके यहाँ घुस आए तो पहले आप पुलिस को बुलाएं, फिर आप आर्मी को बुलाएं, फिर आप एयरफोर्स को बुलाएं, फिर आप नेवी को बुलाएं और चारों तरफ से उसे घेर लें। दिस इज द ओनली वे व्हाट इज बीइंग हैपेंड हियर। मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। तो क्या होता है कि IgE एंटीबॉडीज भी बनेंगी एंड दे आर कोटेड ऑन द मास्ट सेल। तो बॉडी में मास्ट सेल पड़े रहेंगे, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो गई है। अब तो IgE बॉडी कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी मास्ट सेल के पास एंड दे गेट बाउंड टू द पैरासिटिक एंटीजन, और ये जाके चिपक जाएंगे पैरासिटिक एंटीजन से। द मास्ट सेल बिकम एक्टिवेटेड, और मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड रिलीज अ नंबर ऑफ मीडिएटर्स जैसे कि सीरोटोनिन और हिस्टामिन, और इससे जो है फिर फर्दर रिएक्शंस होंगे और आपका जो पैरासाइट है वो किल हो जाएगा।
तो दैट इज़ हाउ यू कैन सी। इसको आपको बार पीछे जाके फिर से सुनना पड़ेगा, और अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, और कम करना चाहते हैं तो कम कर लीजिए। बट इस पूरे सिस्टम में आपको एक बार दोबारा देखना पड़ेगा और रटने पड़ेंगे पॉइंट्स कि किस तरीके से सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो कंट्रोल करती है पैरासाइट। So that was all about the immunity. The unwanted or harmful immune response का मतलब होता है sometimes immune response it may be exaggerated or inappropriate in the sensitized individual. कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर दोबारा से वही एंटीजन आए तो ओवर रिएक्ट कर जाती है इम्यूनिटी, और इस तरीके की इम्यूनोपैथोलॉजिक रिएक्शंस को हम हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इसकी वजह से हमारा जो होस्ट होता है, होस्ट के ही टिश्यू डैमेज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं कि खाली पैरासाइट को नुकसान पहुंचाने की बजाय वो आपकी उस होस्ट की बॉडी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। But I will try to stop it here. I will continue this in the next video, and I will revise this thing also again, so that it will be ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा कि दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैटर नहीं होगा लर्न करने के लिए, या फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो तब तक आप जो है नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों को इसको सबको रिवाइज करके रखना है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और